नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कई खबरें पूरे देश में, खास करके दिल्ली नगर निगम का चुनाव, गुजरात का चुनाव और उत्तर प्रदेश का मैनपुरी इटावा, वहां जो चुनाव चल रहा है उपचुनाव, ये सारी खबरें लेकर हम प्रस्तुत हैं। लेकिन जो हेडलाइन है, जो मेन न्यूज है, बहन मायावती जी स्टार प्रचारक हैं दिल्ली नगर निगम के चुनाव में और दिल्ली की जनता कुछ सवाल करेगी। सवाल बड़े अहमियत हैं। बहन मायावती जिस चीज के लिए फेमस हैं, जिन्हें कहा जाता है कड़क प्रशासक रही हैं, उत्तर प्रदेश का शासन लोगों ने देखा है। क्या दिल्ली के अंदर एमसीडी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, बहन जी उसके ऊपर कुछ बोलेंगी? मैं गिनती करा देता हूं। आम जनता की जो जुबानी है, आम जनता जो उम्मीद कर रही है बहन मायावती जी के ऊपर। मैं गुजरात चुनाव पे भी आऊंगा, वहां का भी खबर बताऊंगा और उत्तर प्रदेश के जो मैनपुरी में आखिर समस्या क्या है, आम जनता क्या खुसर फुसर कर रही है, वह सब बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बहन जी जो स्टार प्रचारक हैं नगर निगम के चुनाव में, और स्टार प्रचारक के लिस्ट में सतीश चंद्र मिश्रा जी का नाम नहीं है। जाहिर सी बात है, दिल्ली नगर निगम का चुनाव है, पढ़े लिखे लोग हैं, संभ्रांत जनता है, समझदार जनता है। वहां पर जाति धर्म का कोई चक्कर नहीं। आपको विकास की बातें करनी होगी। दिल्ली में जो कच्ची कॉलोनी है और जो आम कॉलोनी है जहां पे कंस्ट्रक्शन होता है, आपको क्या लगता है कि आप अगर बिल्डर हैं अथवा कोई मकान बनाना चाहते हैं, अपनी आशियाना बनाना चाहते हैं, बगैर कुछ दिए बनवा लेंगे? क्योंकि जिस वार्ड के अंदर होगा, जिस नगर निगम वार्ड के अंदर होगा, वहां के वार्ड पार्षद को एक मोटी रकम आपको देनी है, तब जाके आप ईंट लगा सकते हैं। कानून ये कहती है, नगर निगम नक्शा पास करती है, बगैर नक्शे का आप नहीं बना सकते। कई बार अनाउंसमेंट होता है कि 17 मीटर से ऊंचा मकान दिल्ली में नहीं बन सकता। तो फिर धड़ल्ले से कैसे बन रहे हैं? ऊंचा भी बनता है और बगैर नक्शा का भी बनता है, क्योंकि नगर निगम में चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। बिजली बोर्ड में जाएंगे, उसको भी पैसे देंगे, आकर आपको कनेक्शन कर देगा, और जल बोर्ड भी आपको कनेक्शन कर देगा। सब जगह पैसा चलता है। लोकल थाना को भी मैनेज करना पड़ता है। एक बहुत बड़े स्तर पर आप ये कह सकते हैं यह संस्थागत अपराध है। भ्रष्टाचार का एक चेन बना हुआ है दिल्ली के नगर निगम में। अगर कूड़ा पड़ा हुआ है, अगर सीवर टूट गई है, तो महीनों दिन तक चक्कर काटने पड़ते हैं, हंगामा करना पड़ता है, तब जाके वो जोड़ा जाता है। बहन मायावती जी इसके बारे में कुछ बोलेंगी? मान लीजिए बसपा के हाथ में आ जाता है दिल्ली का नगर निगम, तो बसपा इसमें क्या क्या कर सकती है? आप अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया, अपनी कमेंट्स को देकर हमें बताएं। क्या बसपा दिल्ली नगर निगम को सुधार देगी? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की नगर निगम होगी, बहुजन समाज के लोग वर्कर होंगे और बहुजन समाज के ज्यादा परसेंटेज में जनता कच्ची कॉलोनी में रहती है, जिनके पास आशियाना नहीं होता है। एक एक ईंट जोड़ जोड़ कर वो मकान बनाते हैं। और थानेदार, नेता, एमसीडी के अफसर जब तक फिरौती नहीं लेते, सुविधा शुल्क नहीं लेते, सुविधा क्या वो बना देते हैं? सुविधा तो देते ही नहीं है। बस अगर आपको ईंट लगाना है अपने मकान में, तो यहां पर चुंगी चुकाना होगा। ये दिल्ली नगर निगम का सेट फॉर्मूला है। दिल्ली नगर निगम नहीं, पूरी दिल्ली का कह लीजिए, जिसमें सभी प्रकार के लोग इन्वॉल्व हैं। बहन मायावती जी क्या सुधार देंगी नगर निगम को? क्या जो कूड़े का ढेर है, 140 लाख टन कूड़ा, क्या हट पाएगा? बसपा इस चुनौती को लेती है। 6 लाख टन कहा जाता है हम डेली जो है उठाएंगे, ये आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है। वहां पर दिल्ली में एलजी का बोलबाला है। क्या एलजी से रोज बहन जी को टकराव हो पाएगा?
क्योंकि एलजी तो भाजपा का है। यानी भाजपा और बसपा आमने सामने आ जाएगी अगर दिल्ली का नगर निगम बसपा के हाथ में आ जाता है। और यह बात सत्य है कि दिल्ली के कॉलोनियों में वहां के जो बहुजन समाज के लोग हैं, तुगलकाबाद, अंबेडकर नगर, जहांगीरपुरी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, अगर चेहरा भी दिखा देती है बहन मायावती जी तो वोटों की बौछार हो जाएगी। यह हम जानते हैं, इलाके में घूमते रहे हैं। ये तुगलकाबाद वही जगह है जहां पर रविदास मंदिर का हंगामा हुआ था। आप समझ लीजिए दिल्ली का ये वो इलाका है जहां बहुजन समाज का घनत्व काफी है। उधर आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक राजेंद्र पाल गौतम झंडे बालान में जो स्थित है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन, वहां पर बाबा साहेब के नाम पर कुछ उनकी जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ संगोष्ठी टाइप का करीब करीब हर दूसरे तीसरे दिन कर रहे हैं और बाबा साहेब के फोटो लगाकर माहौल तैयार करके बहुजन समाज के लोग वहां इकट्ठा होते हैं। जाहिर सी बात है बहुजन समाज के बहुत सारे वोट आम आदमी पार्टी के तरफ शिफ्ट होंगे। आपको क्या लगता है यह वोट जो बहुजन समाज का एक थोक में है, एक स्टॉक वोट है, यह बसपा को जाएगा या आम आदमी पार्टी को जाएगा? क्योंकि इस बार टक्कर जो है बराबर का नहीं बल्कि ऊपर नीचे का है। हम राजेंद्र पाल गौतम जी को मंत्री रहे हैं लेकिन बहन मायावती जी के टक्कर में नहीं दूंगा क्योंकि बहन जी खुद घूमने वाली हैं दिल्ली में। अब आप बताइए बहन जी का चेहरा देखकर बसपा को वोट मिलेगा या राजेंद्र पाल गौतम बहुजन समाज का वोट काट लेंगे? क्योंकि वहां के दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। जाहिर सी बात है वो अपना काम गिनाएंगे, लोभ लालच देंगे जनता को, बहुत सारी बातें हैं। और बसपा को देने के लिए कुछ नहीं है, केवल वायदे हैं और अपना पुराना इतिहास बताना है कि हम उत्तर प्रदेश में कैसा शासन किए थे। बसपा का जनाधार भी है, कार्यकर्ता भी है, प्रदेश कार्यालय भी है और केंद्रीय कार्यालय भी है। बहन मायावती जी वहां पर जमी हुई हैं। तो फिर टक्कर किसकी होगी? या भाजपा फिर से नगर निगम के ऊपर काबिज हो जाएगी? यह तो रहा दिल्ली के नगर निगम का पूरे हालात। और लोग जो है गाहें बगाहें पूछते हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी गायब हैं स्टार प्रचारक में। जाहिर सी बात है उनकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं रहती है और उनकी जरूरत भी अभी दिल्ली नगर निगम में नहीं है क्योंकि सारा खेल जो होगा वो बहुजन समाज के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर और पढ़ी लिखी जनता के ऊपर विकास के नाम पर। वहां पर कोई जाति, धर्म, सवर्ण, बहुजन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दिल्ली के अंदर। गुजरात में 3 पार्टियां जोरों पर है। और एक बात और बता दूं, बड़ा बुरा सा लगा कि हमारे देश का जो है प्रधानमंत्री पद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पद है। इसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी अगर किसी एक्टिविस्ट का नाम लेते हैं या उसके ऊपर कमेंट्स पास करते हैं तो इस पद को शोभा नहीं देता। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में मेघा पाटकर शामिल हो गई और नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगुवाई करती हैं मेघा पाटकर। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को इशारों में मेघा पाटकर जी के बारे में बोलना पड़ गया। क्या आपको लगता है कि हमारे देश का प्रधान, 140 करोड़ जनता का प्रधान का कद एक एक्टिविस्ट के बराबर हो सकता है? क्या उसको इग्नोर नहीं कर सकते थे? हमने देखा है 2013 में जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, स्वराज आंदोलन, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। कभी उन्होंने किसी एक्टिविस्ट का नाम नहीं लिया। अरविंद केजरीवाल एक्टिविस्ट थे 2013 में और स्वराज आंदोलन चल रहा था, कभी भी इनका भी नाम प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने नहीं लिया। तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी अगर किसी एक्टिविस्ट का नाम लेते हैं, इशारों में बात करते हैं, कमेंट्स पास करते हैं, तो ये पद का स्तर गिराना नहीं तो और क्या हुआ। और रही बात ये 3 चेहरा गुजरात के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी, और मीडिया तीनों का
जो है वहां पर जितनी सभाएं हो रही है, जो मीटिंग हो रही है, उसकी काउंटिंग कर रहे हैं और काउंटिंग करीब करीब बराबर हो रही है। राहुल गांधी जी की सभाएं कुछ कम हुई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल बराबर का टक्कर दे रहे हैं। 8 दिसंबर का है इंतजार, किसकी होगी सरकार गुजरात में, ये सवाल है। आम आदमी पार्टी, हम नहीं कहते कि गुजरात में सरकार बना रही है, लेकिन वर्तमान सरकार को पछाड़ जरूर रही है, सवालों की बौछार लगा रही है, आम जनता में एक तीसरी ताकत बनकर पहुंच चुकी है, यह किसी से छुपा नहीं है। और त्रिकोणीय मुकाबला जैसा माहौल बना दिया है। कांग्रेस के अशोक गहलोत रोज सभाएं करते हैं, इनका आपस का ऐसा लगता है कि यह देश 2 दलों में बटा हुआ है, कांग्रेस और भाजपा। और कांग्रेस के राहुल गांधी जी तो यहां तक कह देते हैं कि माना कि हम चुनाव हार जाते हैं और चुनाव हारे हैं, लेकिन मेरी हार का यह मतलब नहीं कि आप गैस की कीमत बढ़ा दें, मेरे हार का यह मतलब नहीं कि आप पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दें, बेरोजगारों को नौकरियां ना दें, अरुणाचल में चाइना घुस जाए। मेरे हार का पनिशमेंट यह देश नहीं भोगेगा। देश की जनता ने क्या बिगाड़ा आपको, हारे हम हैं, हमें सजा दीजिए। इस तरह का संबोधन अब कांग्रेस करने लग गई है, राहुल गांधी जी करने लग गए। लोग उनके साथ जुड़ते हैं, तरह तरह के लोग जुड़ते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप जनता के बीच जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो लोग जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। और कांग्रेस की तरफ रुझान है। रही बात ये, गुजरात में असम के मुख्यमंत्री प्रचार करते नजर आते हैं, गृह मंत्री प्रचार करते नजर आते हैं, कैबिनेट के जितने भी आला अफसर हैं, मंत्री हैं, सब के सब गुजरात में उतार दिए गए हैं। यह प्रतिष्ठा प्रश्न है। और उधर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जो उपचुनाव हो रहा है, आम जनता में जो खुसर फुसर हो रही है, काश इस मैनपुरी में तेज प्रताप सिंह यादव को कैंडिडेट बनाया जाता अथवा शिवपाल यादव को बनाया जाता, तो इतनी मशक्कत समाजवादी पार्टी को नहीं करनी पड़ती। उन्होंने डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतार दिया है। ये समाज क्या अपने परिवार को एक करके जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं, ऐसा संदेश आम जनता में जा रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं। उन्होंने समय की नजाकत को नहीं समझा कि मुलायम सिंह जी की पकड़ थी मैनपुरी, उनका अपना सीट था, पूरा सेफई परिवार एक हो जाता अगर तेज प्रताप सिंह यादव अथवा शिवपाल यादव कैंडिडेट होते मैनपुरी से। तो डिंपल यादव को इन्होंने जो कैंडिडेट बनाया, इससे इनकी स्वार्थ झलक रही है। इनको यह लग रहा है कि जो कुछ भी बनकर रहूं, हम खुद अपना हस्बैंड वाइफ बनकर रहें, परिवार जाए बाहर में। ये आम जनता आपस में बात करती है, चाहे रिजल्ट जो भी हो उपचुनाव का। लेकिन इंतजार है उपचुनाव के रिजल्ट का, कुछ सही नहीं दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। बहुजन समाज पार्टी के इमरान मसूद अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं निकाय चुनाव में। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की भी पूरी तैयारी चल रही है, उसका भी चुनाव होना है। और जो बसपा के उत्तर प्रदेश के वर्कर हैं, वह भी घर बैठे हुए नहीं है, लगे हुए हैं। और मैनपुरी में बसपा का कोई प्रचार नहीं, कोई कैंडिडेट नहीं है। सपा और भाजपा सामने है। अब देखना यह है कि अगर सपा चुनाव हार जाती है मैनपुरी से, तो बसपा इनसे सवाल कर देगी कि अब हमें बी टीम क्यों कहते थे भाजपा का, ये क्यों कहते थे, हमारे वजह से आप हार रहे हैं, आप कमजोर हुए। ये सवाल बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर सकते हैं। जैसा भी हो, हर जगह चुनावी माहौल है। बहन जी उतर चुकी है नगर निगम के चुनाव में। देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, सबके सब उतर चुके हैं चुनाव के मैदान में। 8-10 दिन का माहौल है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।